एक व्यक्ति जो आस्था में काफ़ी विश्वास रखता है, लोगों के घर जब पूजा पाठ कराने के लिए जाता है तो लोग भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति से एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर देने वाली है कि इस समाज में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला पड़ता है बलौदा बाजार भाटपारा और इसी भाटपारा का एक थाना पड़ता है पलारी। पलारी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है छेरकाडी और इसी छेरकाडी गांव का रहने वाला यशवंत साहू। यशवंत जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। यशवंत की पत्नी का नाम है महेश्वरी। महेश्वरी जिसकी उम्र है 36 साल। यशवंत के टोटल 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम जितेंद्र जिसकी उम्र है 15 साल, बेटी का नाम पूनम। यशवंत जो कि बिजनेस का काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 11 अप्रैल 2020 की शाम के वक्त। दरअसल यशवंत का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और खाकर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब यशवंत के पिता दीनानाथ साहू जब उठते हैं, जाकर के अपने बेटे को जगाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि कमरे में यशवंत साहू और उसके बेटे जितेंद्र का डेड बॉडी पड़ा है। दीनानाथ जैसे इस तरह का नज़ारा देखता है, घर के अंदर जाता है और अपनी बहू को जगाने की कोशिश करता है। लेकिन बहू के कमरे में जैसे ही एंट्री करता है तो देखता है कि यशवंत की पत्नी की भी डेड बॉडी बेड पे पड़ा हुआ है। दरअसल उन तीनों की बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया गया था। दीनानाथ जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, भागते वहाँ से वापस अपने घर पे पहुँचता है और इस बात की जानकारी अपनी पत्नी लक्ष्मी को देता है। इधर इस बात की जानकारी जब यशवंत की माँ उसकी बेटी पूनम को जब मालूम चलता है, सब के सब भागते हुए घर के अंदर जाते हैं। पूनम जब अपने माता पिता और अपने भाई की डेड बॉडी को देखती है, चीख चीख करके रोने लगती है। चीख पुकार सुन करके धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और तीनों डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि तीनों का किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल तीनों के शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था, जिसकी वजह से उन तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी घटनास्थल पर पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले तीनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में यशवंत के पिता दीनानाथ से पूछताछ करती है तो यशवंत की बेटी पूनम पुलिस वालों से कहती है कि साहब, रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास मेरी नींद खुली थी। उस वक्त मैंने अपनी मम्मी और पापा के ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ भी सुना था। मुझे लगा कि शायद दोनों वो आपस में झगड़ रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें देखने के लिए कमरे में नहीं गई। पूनम जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस पूनम से पूछताछ करती है कि तुम उस रात को कहाँ पे थी। पूनम कहती है कि साहब, मैं उस रात्रि को मैं अपने दादा दादी के साथ दूसरे घर में सो रही थी। पुलिस दीनानाथ के ही तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जब अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस फिर से यशवंत के घर पे जाती है और उसके पिता दीनानाथ से पूछताछ करती है कि क्या आप लोगों को किसी पे शक है कि तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या कौन कर सकता है। पुलिस जैसे ही इस तरह की सवाल दीनानाथ से करती है तो दीनानाथ का छोटा बेटा देवेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जारा गांव का रहने वाला एक पंडित है जिसका नाम है रविशंकर शुक्ला। दरअसल रविशंकर पिछले कई महीनों से मेरी भाभी को परेशान कर रहा था। देवेंद्र जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इस केस में पहला नाम रविशंकर का आता है।
पुलिस रविशंकर को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। रविशंकर कहता है कि साहब, मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ कराने का काम करता हूँ, भला मैं यशवंत के पूरे परिवार की हत्या क्यों करूँगा। पुलिस अपने तरीके से तमाम कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी रविशंकर कोई भी ऐसा जवाब नहीं देता है जिस पे पुलिस को रविशंकर के ऊपर शक जाए। इसीलिए पुलिस रविशंकर को छोड़ देती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि दरअसल यशवंत रविशंकर के ही गांव में जाकर के उसके गांव का सरपंच नारायण से एक पंचायत कराया था। दरअसल वो पंचायत में रविशंकर को ही बिठाया था। जैसे ही पंचायत के बारे में पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस जारा गांव के सरपंच नारायण को थाने में बुलाती है और उस पंचायत के बारे में नारायण से पूछताछ करती है। सरपंच नारायण कहता है कि साहब, दरअसल ये बिल्कुल सत्य है कि रविशंकर यशवंत की पत्नी को परेशान करता था। उस पंचायत में हमने उसको धमकी दिया था कि आइंदा से अगर उसकी पत्नी को तुम परेशान करोगे, थाने में कंप्लेन कर दी जाएगी। सरपंच नारायण जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस सरपंच के ही तहरीर पे रविशंकर को फिर से थाने में बुलाती है और अब उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रविशंकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग ठीक 2 साल पहले। यशवंत का परिवार जो धार्मिक आस्थाओं में काफ़ी विश्वास रखता है, अक्सर अपने घर में पूजा पाठ भी कराता है। यशवंत भी अपने घर में पूजा पाठ कराने के लिए पंडित रविशंकर को ही अपने घर पे बुलाता है। रविशंकर जब पहली बार यशवंत के घर पे पूजा पाठ कराने के लिए जाता है और जब उसकी पत्नी महेश्वरी को देखता है, तो महेश्वरी की खूबसूरती देख पंडित रविशंकर की नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद से रविशंकर अब अक्सर यशवंत के घर आना जाना शुरू कर देता है। पूजा पाठ कराने के बहाने जब भी उसके घर पे जाता है, अक्सर यशवंत की पत्नी महेश्वरी से भी बातचीत करता है। लेकिन बातचीत करते करते महेश्वरी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रविशंकर उसे पसंद करने लगा है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार रविशंकर और महेश्वरी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। रविशंकर जो ऑलरेडी शादीशुदा है, पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन रविशंकर जब महेश्वरी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, उस वक्त यशवंत अपने घर पे नहीं था। महेश्वरी के दोनों बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। महेश्वरी घर पे अकेले ही थी। जैसे ही इधर रविशंकर को मौका मिल जाता है, महेश्वरी के घर के अंदर ही दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। पर जैसे ही कुछ देर का समय गुजरता है, उसी वक्त यशवंत अपने घर पे पहुंच जाता है और फिर इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। यशवंत जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इधर रविशंकर जब अपने सामने यशवंत को देखता है, वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन महेश्वरी तुरंत ही अपने पति का पैर पकड़ लेती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेती है। माफ़ी मांगते हुए कहती है कि जो भी मुझसे गलती हुई है, बस एक आखिरी बार समझकर माफ़ कर दो। आइंदा से मैं कभी भी रविशंकर से मुलाकात नहीं करूँगी। चूँकि यशवंत के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है। यशवंत अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ ही नहीं करता है, बल्कि इस बारे में अपने घर के किसी सदस्य को भी नहीं बताता है। उसके बाद से महेश्वरी अब रविशंकर से बातचीत करना बंद कर देती है। महेश्वरी तो रविशंकर से बातचीत करना बंद कर देती है, लेकिन रविशंकर अक्सर महेश्वरी के नंबर पर फ़ोन करने लगता है। जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, कई बार उसके गांव में भी जाता है। जब उससे मुलाकात नहीं होता है, एक दिन गांव में ही महेश्वरी का बेटा जितेंद्र से मुलाकात हो जाती है। रविशंकर जब जितेंद्र से मुलाकात करता है, जितेंद्र को धमकी देते हुए कहता है कि जाकर अपने माँ से कह देना कि जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ वो फ़ोन उठा ले, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। जैसे ही रविशंकर इस तरह की धमकी जितेंद्र को देता है, जितेंद्र ये सारी बातें जाकर अपने पिता यशवंत से बता देता है। यशवंत को जब मालूम चलता है, यशवंत अपने घर परिवार वालों से कुछ नहीं कहता है, बल्कि सीधे रविशंकर के गांव जारा पहुंच जाता है और जारा गांव के सरपंच नारायण से मुलाकात करता है और रविशंकर के बारे में बताता है। जैसे ही रविशंकर के बारे में बताता है, सरपंच नारायण अपने जानने वाले कुछ लोगों को बुलाते हैं और उस पंचायती में पंडित रविशंकर को भी बुलाते हैं और सरपंच पंडित रविशंकर को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम यशवंत की पत्नी को परेशान करना बंद कर दो,
वरना थाने में कंप्लेन कर दी जाएगी। उसके बाद से रविशंकर महेश्वरी को परेशान करना बंद कर देता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, रविशंकर के अंदर एक गलतफहमी बैठ जाती है। दरअसल रविशंकर को लगता है कि शायद महेश्वरी अपने पति के दबाव में आकर के उससे बातचीत नहीं कर रही है। इसलिए एक दिन फिर से लगातार महेश्वरी के नंबर पे फ़ोन करने लगता है। कई बार फ़ोन करता है, महेश्वरी उसका फ़ोन नहीं उठाती है। लेकिन जैसे ही फ़ोन रख देता है, उसके थोड़ी ही देर के बाद उधर से महेश्वरी रविशंकर के नंबर पे फ़ोन करती है। फ़ोन देख करके रविशंकर भी काफ़ी खुश होता है। जैसे ही फ़ोन उठाता है, महेश्वरी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। महेश्वरी कहती है कि आइंदा से कभी भी मुझे फ़ोन मत करना और ना ही मैं तुमसे बातचीत ही करना चाहती हूँ। हालांकि रविशंकर महेश्वरी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महेश्वरी साफ एक ही वर्ड में जवाब दे देती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। तुम भी शादीशुदा हो, बेहतर है मुझे भूल जाओ और अपनी दुनिया बसाओ। रविशंकर फ़ोन तो रख देता है, लेकिन रविशंकर के अंदर एक गलतफहमी बैठ जाती है। दरअसल रविशंकर को लगता है कि महेश्वरी अभी भी अपने पति के दबाव में आकर ही उससे बातचीत नहीं कर रही है। रविशंकर उसी दिन ही महेश्वरी के पति और उसके बेटे को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है, क्योंकि रविशंकर को लगता है कि जब उसका पति और उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, आखिरकार महेश्वरी मजबूर होकर मेरे पास चली आएगी। रविशंकर दोनों को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देता है, लेकिन यह काम उसका अकेले बस का नहीं था। इसीलिए रविशंकर अपने ससुराल का रहने वाला एक दोस्त भूपेंद्र से मुलाकात करता है और भूपेंद्र से अपनी पूरी कहानी बताता है। जैसे ही अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है, भूपेंद्र भी रविशंकर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही भूपेंद्र रविशंकर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, ये दोनों मिलकर के यशवंत और उसके बेटे को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं, 11 अप्रैल 2020 की रात्रि के वक्त। दरअसल रविशंकर और भूपेंद्र रात्रि के वक्त जब बाइक से यशवंत के घर के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में ही भूपेंद्र का एक दोस्त नेमीचंद मिल जाता है। भूपेंद्र नेमीचंद को भी अपने साथ में ले लेता है और कहता है कि चलो हम एक प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं, तुम्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा। उस दिन भूपेंद्र अपने दोस्त से सारी बातें नहीं बताता है, बल्कि नेमीचंद को अपने बाइक पे बिठा लेता है और तीनों रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास यशवंत के घर पे पहुंच जाते हैं। दरअसल रविशंकर, जो यशवंत के घर पे कई बार जा चुका था, उसे अच्छे तरीके से मालूम था कि वो घर के अंदर कैसे एंट्री कर सकता है। जैसे ही तीनों यशवंत के गांव में पहुंचते हैं, नेमचंद बाइक लेकर के गांव से बाहर ही खड़ा हो जाता है। रविशंकर और भूपेंद्र यशवंत के घर के पीछे की तरफ जाते हैं और पीछे के माध्यम से उसके घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं। घर के अंदर जब एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि यशवंत अपने बेटे के साथ एक कमरे में सो रहा है और उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही है। दरअसल यशवंत की बेटी पूनम, जो बगल के घर में अपने दादा दादी के साथ सो रही थी। सोते वक्त ही भूपेंद्र और रविशंकर यशवंत के बेटे के ऊपर एक तेज़धार हथियार से हमला करते हैं। जैसे ही हमला करते हैं, यशवंत का बेटा उठ खड़ा होता है, पर जैसे ही खड़ा होता है, दोनों उस हथियार से उसके ऊपर एक पर एक कई सारे वार करते हैं, जिसकी वजह से यशवंत के बेटे की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा शोर शराबा होता है, यशवंत भी उठ खड़ा होता है। उसी हथियार से यशवंत के ऊपर भी हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से यशवंत की भी घटनास्थल पे मौत हो जाती है। पर जैसी इस चीख पुकार की आवाज़ महेश्वरी के कानों में जाती है, महेश्वरी भी अपने कमरे से बाहर निकलती है और दोनों को सामने देख लेती है। रामेश्वर जब अपने सामने महेश्वरी को देखता है तो देख करके एकदम से डर जाता है। दोनों को डर सताने लगता है कि अब पोल खुल जाएगा और हम दोनों पकड़े जाएंगे। रविशंकर ना चाहते हुए भी आखिरकार उसी हथियार से महेश्वरी की भी हत्या कर देता है। उसके बाद से दोनों घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। इधर नेमचंद, जो बाइक पे खड़ा होकर दोनों का इंतज़ार कर रहा था, दोनों वहाँ पहुँचते हैं और फिर तीनों बाइक से वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। हालांकि ये दोनों मिल करके तीनों की जब हत्या कर रहे थे, हल्की सी जब चीख पुकार होती है, ये आवाज़ यशवंत की बेटी पूनम के कानों तक भी जाती है। पूनम जगती तो है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कमरे में जाती है और ना जा कर के देखती है,
क्योंकि पूनम को लगता है कि शायद उसके मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे हैं। वाकई में रविशंकर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस रविशंकर के ही तहरीर पर उसके दोस्त भूपेंद्र और भूपेंद्र के दोस्त नेमचंद, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।